किसी गांव में सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। सावित्री के पति की मौत लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। सावित्री घर का गुजारा करने के लिए काम ढूंढ रही थी। काम ढूंढते हुए वो जमींदार के घर पहुंचती है। साहब, मैं कई दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है जिसे काम वाली की जरूरत हो? कुछ देर सोचने के बाद जमींदार बोलता है, हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक रेस्टोरेंट का मालिक आया था। उसे काम वाली की जरूरत है, तुम उससे जाकर बात कर सकती हो। ठीक है, लेकिन कहाँ मिलेंगे वो? हमारे गांव से 1 घंटे की दूरी पर उनका रेस्टोरेंट है। वहाँ पर बस एक ही रेस्टोरेंट है, इसलिए वहाँ पहुँचने पर तुम जिससे भी पूछोगी वो तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ देंगे। सावित्री उसी वक्त जमींदार के कहे पते पर जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे रेस्टोरेंट कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक औरत नजर आती है। बहन जी, यहाँ कोई नया रेस्टोरेंट खुला है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे होंगे। खाना नहीं है, मुझे मेरे गांव के जमींदार साहब ने यहाँ नौकरानी के काम के लिए भेजा है। अच्छा, चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ देती हूँ। वो औरत सावित्री को रेस्टोरेंट तक छोड़ देती है। सावित्री रेस्टोरेंट के मालिक को जमींदार के बारे में बताती है। उसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक उसे अपने रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लेता है। सावित्री कुछ महीनों तक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा करती है, जिसके बाद उसको और उसके परिवार को 3 वक्त का खाना अच्छे से मिल पा रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन रेस्टोरेंट में मालिक की बीवी आती है। वो सावित्री को झाड़ू पोछा लगाते हुए देख रही थी। वो अपने पति से कहती है, ये औरत तो बहुत अच्छे से सफाई कर रही है। हमारा जो पुराना घर है वहाँ भी सफाई करवानी है। क्यों ना हम इससे करवाएं? ये बहुत अच्छी सफाई करेगी। वो घर तो बहुत पुराना है और इस बारे में तुम उससे खुद जाकर बात कर लो। पूजा सावित्री के पास जाती है। सुनो, मेरे नए घर की सफाई करनी है, तुम कर दोगी? लेकिन घर बहुत बड़ा है, शायद तुम अकेले ना कर पाओ। अरे नहीं दीदी, मेरी 3 बेटियां भी हैं। जब भी सफाई करनी होगी मैं उन तीनों को भी ले आऊंगी। ठीक है, मुझे कल ही सफाई करवानी है। मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 पैसा दूंगी। ये सुनकर सावित्री खुश हो जाती है। वो रेस्टोरेंट का काम खत्म करके घर जाती है और अपनी 3 बेटियों से कहती है, सुनो तुम सब, कल हमें रेस्टोरेंट की मालकिन के नए घर में जाकर सफाई करनी है। उसकी 3 बेटियां सफाई करने के लिए मान जाती है। अगले दिन सुबह जोर जोर से बारिश होने लगती है। 3 बहनें अपने दरवाजे पर खड़ी थी। अरे, तुम तीनों अभी तक यहीं हो? मालकिन के घर की सफाई करनी जानी है। लेकिन माँ, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में हम कैसे जा पाएंगे? देख अंजलि, जाना जरूरी है, वरना मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मालकिन इस काम के हमें 3 पैसे देगी, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। और क्या पता, अगर आज हमने काम नहीं किया तो रेस्टोरेंट के मालिक हमें काम पर से भी हटा दे। ठीक है माँ, हम सब अभी चलते हैं। उसके बाद सावित्री अपनी 3 बेटियों के साथ बारिश में भीगकर मालकिन के घर में पहुंचती है। वहां पहुंचकर सावित्री की छोटी बेटी पायल कहती है, ये नया घर है क्या? ये नया घर तो कहीं से नहीं लग रहा है। कितनी धूल मिट्टी जमी है इस घर में। इसे साफ करने में तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। अरे छोड़ना, नया हो या पुराना, इससे हमें क्या, हमें काम के पैसे मिलेंगे। दिखने में भी काफी पुराना लग रहा है मानो एक बार भी भूकंप आया तो घर ये ढहकर गिर जाएगा। चुप कर, ज्यादा बातें मत कर, काम कर। उसके बाद सावित्री अपनी बेटियों के साथ काम पर लग जाती है। घर काफी साल पुराना था और उस दिन सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। यहाँ तक कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसकी वजह से घर ढह जाता है। सावित्री की 3 बेटियों के चेहरे पर बहुत चोट आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी 3 बेटियों का चेहरा तो चोट की वजह से खराब हो गया। सावित्री की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग वहां आ जाते हैं।
उनमें से एक औरत बोलती है, आप चिंता मत करिए बहन जी, डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद धीरे धीरे चोट ठीक होने लगेगी। लेकिन चोट का निशान तो नहीं जाएगा ना? ऐसे तो इनका चेहरा बहुत खराब हो गया है। उसके बाद सावित्री कुछ लोगों के साथ अपने बेटियों को अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर तक इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। सुमित्रा बहुत डरी हुई थी और वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी तीनों बेटियां ठीक है ना? देखिए, घर गिरने की वजह से अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है, लेकिन अब इन तीनों का चेहरा कभी भी पहले की तरह नहीं हो पाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये क्या मुसीबत आ पड़ी? अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं मालकिन को जाकर ये सारी बात बताती हूँ। उसके बाद सावित्री मालकिन के पास जाती है और मालकिन से कहती है, मालकिन, भारी बारिश की वजह से आपके पुराने वाले घर का छत टूटकर मेरी तीनों बेटियों के ऊपर गिर गया। अंदरूनी चोट तो नहीं आई है, लेकिन उनका चेहरा खराब हो गया है। अगर उनका चेहरा ऐसे ही रहा तो उनकी शादी कहीं नहीं हो पाएगी। मैं सोच रही हूँ कि चेहरे का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवाऊं, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तू पागल हो गई है क्या? कैसी फालतू बातें कर रही है? बारिश की वजह से घर गिर गया तो इसमें मैं क्या करूं? मैं नहीं देने वाली पैसे। लेकिन मालकिन, आपका ही घर इतना कमजोर था जो बारिश में गिर गया। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। अरे मेरा भी तो घर टूटा है, मैं इसके पैसे किसी से मांग रही हूँ क्या, जो तू मेरे से पैसे मांगने आ गई है? मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, निकल जा मेरे घर से। लेकिन ये बहुत गलत बात है मालकिन, आपने ही मुझे लालच देकर अपने उस पुराने घर को नया बताकर सफाई करवाने भेजा था। तो मैं क्या करूं? तुझे नहीं करना था तो तू मुझे मना कर देती। अब तुझे यहाँ रेस्टोरेंट में भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। सावित्री अपनी तीनों बेटियों को घर ले आती है। इस तरह सावित्री का रेस्टोरेंट वाला काम भी छूट जाता है। एक दिन घर का काम करते करते सावित्री सोचती है, मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी बेटियों के इलाज के लिए पैसे जमा करूंगी। मैं अपनी बेटियों को इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं कल ही नया काम ढूंढने जाऊंगी। अगले दिन सावित्री घर का सारा काम करके बाहर काम ढूंढने जाती है और उसे एक बड़े से घर में नौकरानी का काम मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी सावित्री इतने पैसे नहीं जुटा पा रही थी जिससे उसकी तीनों बेटियों के हाथ का इलाज हो पाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ज्यादा काम करने की वजह से सावित्री को कमजोरी आ जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। हम तीनों की वजह से माँ को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सच में हम चारों का चेहरा खराब होने के बाद हम सब अपनी माँ पर बोझ बन चुके हैं। बेचारी माँ हमें पालने के लिए कितना कष्ट उठा रही है। अब तो मुझसे इनकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है। इस तरह अपनी माँ की ऐसी हालत देख सावित्री की बेटियां रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री की बेटियां नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक जादूगरनी की नजर उन तीनों पर जाती है। ये तीनों लड़कियां तो बहुत उदास लग रही हैं। मुझे लग रहा है ये तीनों यहाँ नदी में छलांग लगाने आई हैं। इनसे इनकी समस्या का कारण पूछती हूँ। उसके बाद जादूगरनी तीनों के पास जाती है। आखिर तुम तीनों यहाँ नदी के किनारे पर क्या कर रही हो? क्या तुम सब यहाँ छलांग लगाने आई हो? नहीं, हम तीनों का चेहरा खराब हो गया है, जिसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और हमारी माँ अकेले ही घर का काम भी करती है और बाहर का भी। हमसे अब ऐसा देखा नहीं जा रहा है। हम सब तो सोच रहे थे कि आखिर हम अपनी माँ की मदद कैसे करें। जादूगरनी अपने मन में सोचती है, ये तीनों तो सच में बहुत परेशान हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इनकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी। इतना बोलकर जादूगरनी तीनों बहनों को अपने घर लेकर जाती है। जादूगरनी अपनी अलमारी से 3 अलग-अलग तरह की लिपस्टिक निकालती है। ये तीनों लिपस्टिक जादुई है। तुम तीनों एक एक लिपस्टिक ले लो और इसे लगा लो।
तीनों बहनें बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा जादूगरनी ने कहा होता है। अगले ही पल लिपस्टिक लगाते ही वहां पर एक तेज रोशनी आती है और उन चारों का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तीनों बहनें अपना चेहरा शीशे में देखती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, हम सबका चेहरा फिर से पहले की तरह ठीक हो गया। सच में आपकी लिपस्टिक तो बहुत कमाल की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और इन तीनों लिपस्टिक में और भी कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। तुम इस जादुई लिपस्टिक की मदद से अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इन तीनों जादुई लिपस्टिक की मदद से एक बड़ा सा शोरूम खोलेंगे और बिजनेस करेंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। जाओ, अब अपने लिए एक बड़ा सा शोरूम खोल लेना और मेहनत से अपनी जिंदगी जीना। तीनों बहनें तीनों लिपस्टिक लेकर अपने घर जाती है और सबसे पहले अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सावित्री ये सारी बातें जानकर बहुत खुश होती है। चलो दीदी, अब जल्दी से अपने लिए एक शोरूम खोल लेते हैं। उसके बाद तीनों बहनें एक साथ अपने जादुई लिपस्टिक से शोरूम प्रकट करने को कहती है। अगले ही पल वहाँ एक बड़ा सा शोरूम आ जाता है। उस दिन से चारों बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर अपना खुद का शोरूम चलाने लगती है और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बादलों में जादुई काजल और बाल का घर। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी, पर वो सारी परियां गंजी थी और ना ही उनकी आंखों में काजल था। ये देखकर उनमें एक सोन परी थी जो काफी ज्यादा हैरान रहती थी, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो भी उन्हीं की तरह गंजी और उसकी आंखों से भी काजल गायब था। एक दिन की बात है, वो मेनका परी के पास जाती है और सोन परी मेनका परी से इस बारे में पूछती है। हम सब परियां गंजी क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो ना ही हमारी आंखों में काजल है और ना ही हमारे सिर पर बाल है? अच्छा, तो तुम्हें ये बात जाननी है तो सुनो। ये बात बहुत समय पहले की है। जब तुम बहुत छोटी थी तब परीलोक में एक साधु आया था। नाम गोविंदा था। उसी ने हम सारी परियों को ये श्राप दिया था कि ना ही हम लोगों की आंखों में काजल रहेगा और ना ही हमारे सिर पर बाल, और तभी से हम लोग गंजे और हमारी आंखों में काजल नहीं है। पर उन्होंने हम लोगों को श्राप क्यों दिया था? इसकी क्या वजह थी? क्योंकि सारी परियां तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, पर फिर भी उन्होंने हमें श्राप दिया। आखिर क्यों? हाँ, पर क्योंकि तब हम सभी परियों को अपने काजल और अपने बालों पर बड़ा ही घमंड था और इसी वजह से उसने हमें ये श्राप दिया था। तो क्या इस श्राप को कोई तोड़ नहीं है? क्या हम इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमेशा इसी तरह रहेंगे? मुझे नहीं पता। ये श्राप तो वही गोविंदा साधु ही दूर कर सकता है। यदि वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि हम लोगों को डर था कि वो दोबारा हमसे कुछ ना कहे। इसी वजह से हम लोग में से कोई भी उनके पास नहीं गया। पर हमें उनके पास जाना तो चाहिए था ना। शायद वो अब हमसे नाराज ना हो और वो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दे। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है और किसी ने उन्हें क्यों नहीं ढूंढा। मैं उनका पता जरूर लगाऊंगी। यदि मुझे वो साधु मिल गए तो मैं उनसे कहूंगी कि वो हम लोगों को इस श्राप से मुक्त कर दे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ सोनपरी साधु गोविंदा को ढूंढने में लग जाती है। वो हर जगह साधु को ढूंढती है। वो पृथ्वीलोक से परीलोक तक सब तरफ उन्हें ढूंढने में लगी रहती थी, पर उसे साधु गोविंदा कहीं भी नहीं मिलता है और इस बात से सोनपरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और एक दिन सोनपरी बगीचे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर चांदनी परी आती है और सोनपरी को उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ सोनपरी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं तुम्हें, जब से मुझे पता लगा है कि हम लोगों की आंखों में काजल और सिर पर बाल क्यों नहीं है,
तब से मैं उस साधु गोविंदा को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मैं इस तरह नहीं जी सकती हूँ। हाँ, रहना तो कोई भी इस तरह नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक परियों के उनके बाल नहीं मिलेंगे तब तक उनमें खूबसूरती नहीं आती है और वो बदसूरत लगती है। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते हैं? यदि हम सभी लोग मिलकर उस साधु गोविंदा को ढूंढे और उनसे कहें कि वो हमें इस श्राप से मुक्त कर दे, तो वो हमें जरूर इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत साल हो गए हैं और अब वो हम लोगों से गुस्सा नहीं होंगे। कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। ठीक है, मैं बाकी परियों से इस बारे में बात करूंगी। यदि सारी परियां राजी हो जाती है तो हम सभी लोग साधु को ढूंढने चलेंगे। यदि तुम्हारी योजना काम कर गई तो शायद हम लोगों को साधु के इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद चांदनी परी वहाँ से चली जाती है और बाकी परियों के पास आकर चांदनी परी सोन परी की बात उन लोगों को बताती है और चांदनी परी सारी परियों से कहती है, यदि हम लोगों के बाल और आँखों में काजल नहीं होगा तब तक हम परियों की सुंदरता अधूरी है। और सभी परियां भी इस बात से सहमत भी हो जाती है और फिर सभी परियां सोन परी के साथ साधु गोविंदा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सारी परियां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर साधु गोविंदा को ढूंढती है और काफी दिनों तक ढूंढने पर उन सारी परियों की मेहनत रंग लाती है और उन्हें एक जंगल में साधु गोविंदा दिखाई देता है। मेनका परी सोन परी से कहती है, यही गोविंदा साधु है और तुम ही इनके पास जाओ, हमें तो इनसे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं अकेली ही इनके पास जाती हूँ। और ये कहकर सोन परी उस साधु गोविंदा के पास पहुँच जाती है। साधु गोविंदा के पास पहुँचने के बाद सोन परी साधु गोविंदा को प्रणाम करती है और फिर वो साधु गोविंदा से कहती है, मैं आपके पास कुछ विनती लेकर आई हूँ। यदि आप हमारी विनती सुन लेंगे तो आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा होगी। बताओ क्या विनती है? वैसे तुम हो कौन और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं परी लोक की सोन परी हूँ और मैं यहाँ पर आपसे सारी परियों और अपने आप को दिए हुए श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए आई हूँ, जो अपने परिलोक के सारे परियों को दिया था। सोन परी की बात सुनकर साधु गोविंदा को याद आ जाता है कि उसने परिलोक की सारी परियों को श्राप दिया था कि ना ही उनके आँखों में काजल रहेगा और ना ही उनके सिर पर बाल रहेंगे। और उसी श्राप से अभी तक सारी परियां जूझ रही है। और गोविंदा साधु सोन परी से कहता है, क्या तुम अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ और भी परियां हैं? जी हाँ, मेरे साथ और भी परियां हैं, पर मैं आपके पास अकेली आई हूँ क्योंकि उन सभी परियों को आपसे डर लग रहा है कि यदि आपने उन्हें फिर से श्राप दे दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तो तुम अकेली क्यों चली आई? मैं तुम्हें भी तो श्राप दे सकता हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आप बस उन परियों को इस श्राप से मुक्त कर दो। ये सुनकर गोविंदा साधु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोन परी से कहता है, उन सारी परियों को मेरे पास बुलाया जाए। इसके बाद सोन परी सारी परियों को बुलाती है और सारी परियां आकर साधु गोविंदा को नमन करती है। इसके बाद साधु गोविंदा उन परियों से कहता है, इस श्राप से मुक्ति तुम्हें सोन परी ही दिला पाएगी। और उसके बाद वो सारी बात उन परियों को बता देता है। साधु गोविंदा की बात सुनकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी परियां बादलों में आ जाती है। बादलों में आने के बाद सोन परी अपने जादू से बादलों में काजल और बाल का घर बना देती है, जिसे देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो बादलों में काजल और बालों का घर बनाती है, वैसे ही उसके बाल और आँखों में काजल आ जाता है और सारी परियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी भी आँखों में काजल और सिर पर बाल आ गए थे। तभी मेनका परी सोन परी के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोन परी। यदि तुमने आज ये काजल और बाल का घर नहीं बनाया होता
तो हम लोगों के कभी भी आंखों में काजल और सिर पर बाल नहीं आते। तुम एक सच्ची परी हो। ये सुनकर सोनपरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि सभी परियों की आंखों में काजल और सिर पर बाल आ गए हैं और अब उसके पास बादलों में काजल और बाल के घर थे, जिससे अब कोई भी गंजा और किसी के पास भी काजल की कमी नहीं रहेगी।